हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे 58। इस वर्कशीट में हम भारत में राष्ट्रवाद यानी कि जो इतिहास का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसका रिवीजन वर्क करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वर्कशीट है बच्चों आपको 26 नवंबर को मिलेगी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं, जो कि 3 से 5 अंक वाले हैं। तो जितने हिसाब से होता हुए बच्चे उसी हिसाब से उसमें पॉइंट्स लिखना। जैसे 3 नंबर वाले में 3 नंबर के और 5 नंबर वाले में 5 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर साथ ही साथ हमें एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो चलिए पहले हम जो क्वेश्चन है हमारे उसको देख लेते हैं और जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? यानी कि असहयोग आंदोलन के जो शुरू किया गया तो उसके कारण क्या थे जिसकी वजह से वो शुरू किया। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो इसका जो आंसर है वो है रॉलेट एक्ट। यानी कि जो असहयोग आंदोलन से पहले 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसमें कि भारतीयों को शंका की निगाह से देखा जाता था और उनको फिर जेल में बंद कर दिया जाता था। उनको किसी तरह की दलील और ना ही किसी तरह का वकील रखने की अनुमति दी जाती थी। तो ये एक काला कानून था जिसके खिलाफ गांधी जी और जितने भी देशवासी थे बहुत आक्रोशित हो रखे थे। तो ऐसे जब लोगों की मौलिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब उनको हनन हुआ तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को यहाँ पे, और उन्होंने गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में साथ होने का वादा किया। दूसरा कारण जो था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये बहुत ही एक नरसंहार हुआ था यहाँ के लोगों पर, और तकरीबन कई सारे लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से जो लोगों के अंदर गुस्सा और रोष भरा हुआ था। तीसरा पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध ने देश के एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो पहली बात तो जबरन यहाँ के लोगों को, सैनिकों को भर्ती किया गया। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। तो इस वजह से ये जो पूरी चीज़ें हुई, इन 3 कारणों की, मुख्य 3 कारणों की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को की शुरुआत की थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है खिलाफत आंदोलन को शुरू करने के मुख्य कारण कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही चला था। क्यों उसके साथ चला था? क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में हिंदू व मुस्लिम विभिन्न तरह के धर्मों के लोग रहते हैं। असहयोग आंदोलन के साथ साथ अगर गांधी जी को मुस्लिम लोगों का सपोर्ट अगर चाहिए था तो वो खिलाफत आंदोलन के जरिए उनको अच्छे से मिल सकता था। क्यों मिल सकता था वो जान लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन आखिर हुआ क्यों था। पहली बात तो उसके कारण पहले जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो उसके उपरांत जो तुर्की था वो हार गया था, तो अंग्रेज़ों ने तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती की थी, और वहाँ के जो भारतीय मुसलमान थे इस बात से बहुत ज़्यादा रुष्ट थे, और यहाँ जो भारत के मुसलमान थे वो भी इस बात से बहुत खफा थे। न केवल भारतीय मुसलमान अपितु संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खलीफा को मानते थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ हो। जैसे कि जो तुर्की है वहाँ पर खलीफा का शासन हुआ करता था, तो जो वो खलीफा थे उसको पूरे विश्व, ना कि भारत सिर्फ बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी मान्यता प्राप्त थी। उनकी जो गद्दी थी या जो उनका पद था उनको ख़त्म करने की बात कर रहा था ब्रिटेन। तो अंग्रेज़ों के इस अन्यायपूर्ण जो रवैया था, ये जो कार्य था, इसके खिलाफ भारत के व विश्व के अन्य मुस्लिम जो हैं वो एकजुट हुए। तो इस वजह से ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तीसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। अतः युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के साथ कठोर रवैया अपनाया, तुर्की को विभाजित कर दिया तथा खलीफा के पद को हटा दिया। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था, खलीफा के पद को उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे कि दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गए। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। इससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे, जितने भी मुसलमान थे पूरे विश्व में, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए।
भारत में भी 1919 में जो यहाँ पे जो भारतीय मुसलमान थे उनका नेतृत्व किया मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें अली बंधु कहते हैं, यानी कि अली ब्रदर। तो मोहम्मद अली व शौकत अली नाम के दो भाई थे और इन्होंने मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हज़रत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनाई और इसी के साथ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गांधी जी ने और उन्होंने खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम लोगों का नेतृत्व कर रहा था उसी के साथ असहयोग आंदोलन को भी जोड़ दिया ताकि पूरा जो भारत है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भागीदारी करे। अब तीसरा प्रश्न है, समाज के सभी वर्ग समाज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि समाज में जितने भी लोग थे क्या उनकी सोच एक जैसी थी, क्या वो किसी आंदोलन को एक साथ लीड कर रहे थे, एक साथ थे उसमें। तो उसी के बारे में हमें बात करनी है कि 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें लोगों की भागीदारी किस प्रकार थी, क्या कुछ लोग अलग सोचते थे, तो उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। मुस्लिम समुदाय के लोग असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस से अलग होने लगे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1922 में जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ने लगे कि उनको लगा कि ये जो पार्टी है या जो असहयोग आंदोलन चलाया था ये बिना बात के, यानी कि जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, उसमें जो भी चीज़ हुई थी तो गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो उस वजह से कुछ लोग जो हैं गांधी जी से या जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसे मतलब वो नहीं रखते थे, उनकी सोच और मुसलमानों की सोच मैच नहीं होती थी। तो मुसलमान जो हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होने लगे। मुस्लिम समुदाय के लोग अब मुस्लिम लीग से जुड़ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी आ चुकी थी जिसने लोगों का यानी मुस्लिम लोगों का समर्थन पाना शुरू कर दिया था। तो जो मुस्लिम समुदाय है वो मुस्लिम लीग की तरफ भी बढ़ रहा था, जिससे कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से थोड़ा पीछे हट गए। वो कदम नहीं बढ़ा पाए कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को सपोर्ट करें। इस वक्त तक आते आते बहुत से दलित संगठन अब अलग निर्वाचन की मांग उठाने लगे। अब क्या हुआ कि 1930 तक आते आते हम देखते हैं कि बहुत से जो दलित संगठन हैं वो अपनी हक के लिए अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग करने लगे। हालांकि गांधी जी इसके खिलाफ थे, उनको ये चीज़ लगता था कि इससे जो है देश जो है वो बढ़ जाएगा, तो उन्होंने अलग निर्वाचन की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को यानी कि जो दलित थे उनको कुछ थोड़ा सा सपोर्ट किया। हालांकि वो दलित वर्ग के साथ थे लेकिन वो अलग निर्वाचन की बात को नहीं मान पाए। इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ लोगों का समर्थन गांधी जी को नहीं मिल सका। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में कौन सी दो प्रकार की मांगे की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? तो 31 जनवरी 1930 को जो वायसराय इरविन थे उनको गांधी जी ने पत्र लिखा और उसमें कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी, जिसमें से दो महत्वपूर्ण मांगे थी। एक तो जनरल सामान्य मांग थी, दूसरी किसानों से हित से रिलेटेड थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ 11 मांगे जो हैं अपनी रखी थी गांधी जी ने, जिसमें से 5 मांगे मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि नमक कानून को ख़त्म किया जाए, राजनीतिक बंदियों को यानी कि जिनको पकड़ लिया गया है उनको रिहा किया जाए, भूमि कर को भू राजस्व को कम किया जाए, नशेबंदी को ख़त्म किया जाए और विदेशी जो कपड़े हैं उनका जो आयात किया जा रहा है भारत में उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज्य को लेकर अपनी अवधारणा थी। कथन का समर्थन कीजिए। यानी कि महात्मा गांधी जी के लिए स्वराज्य क्या था? यानी कि अपना राज्य, ठीक है, अपना राज्य जिसमें हम खुद उसको चलाएंगे, आज़ाद रहेंगे। लेकिन जो बागानों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए स्वराज्य का क्या मायने हैं? तो असम के जो बागान में काम करने वाले लोग थे जो वहाँ पे मजदूरी का काम करते थे, खेतों में काम करते थे, बागानों में काम करते थे, उनके लिए स्वराज्य का मतलब है जहाँ वे कार्य कर रहे हैं वहाँ से बाहर घूमने जा सके। यानी कि जिन क्षेत्रों में बागानों में वो रह रहे हैं उनसे बाहर जाने की अनुमति मिले।
वे अपने गांव वापस जा सकें, या फिर जब वो अपने गांव जाएं तो वहां पर उनको भूमि मिले जिस पे वो काम कर सके। तो ये था इनके लिए स्वराज्य का अर्थ, बागान मालिकों के लिए, जो कि असम के बागान मालिक थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। यानी कि महात्मा गांधी ने जो छुआछूत था उसको हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। पहला, उन्होंने अछूत की जगह हरिजन शब्द का उपयोग किया। ठीक है, हरिजन, हरिजन, क्योंकि अछूत वैसे भी कोई वर्ड नहीं है, ना ही कोई अछूत है ही नहीं, तो उनके लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया। मैला ढोने वालों के अधिकार के लिए वो आगे आए, यानी कि जो निम्न जाति के लोग हैं इनको स्पेशली कहा जाता है कि मैला ढोने का जो काम है ये यही करेंगे। तो ऐसे लोगों के हक के लिए आगे आए गांधी जी और मैला ढोने जैसी कुप्रथा को उन्होंने हटाने की मांग की। दलित समुदाय के मंदिर में प्रवेश, कुओं से पानी भरने व विद्यालय जाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। ठीक है, तो ये सारा सपोर्ट जो है वो महात्मा गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन के लिए किया। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने 79 साथियों के साथ वो गुजरात के समुद्र तट पर दांडी पहुंचे। वहां पर जैसे वो पहुंचे उन्होंने वहां पर समुद्र से पानी लेके ऐसे ही नमक बनाया और 6 अप्रैल को उन्होंने वो वहाँ पे दांडी पहुँच गए थे और वहाँ पे उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज़ होती है। तो इस बेसिक नीड्स पे भी अगर टैक्स लगेगा तो कोई भारतीय वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो गांधी जी ने कहा कि अब भारतीयों को एकजुट होने की ज़रूरत है, कि उन्होंने बेसिक चीज़ पे भी टैक्स लगा दिया है अंग्रेज़ों ने। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने जो ये दांडी यात्रा थी इसमें गांधी जी को सहयोग दिया था। और जैसे ही नमक कानून उनका उल्लंघन किया वैसे ही पूरे देश में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये बिल्कुल चल पड़ा। गांधी जी के इस कार्य से देश भर में उत्साह और जोश की लहर आ गई। स्थान स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाई गई। हर जगह हड़तालें और प्रदर्शनी की गई, जगह जगह सार्वजनिक सभाएं हुई। अब ये आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया गया था, उसमें कानून की जो भी कानून है उसकी अवहेलना की गई थी, यानी कि नमक कानून तोड़ा गया था और जो कानून की अवज्ञा है उसको मुख्य हथियार बनाया था। लेकिन असहयोग आंदोलन में क्या किया गया था कि जो भी चीज़ें ब्रिटिश की हैं या जो विदेशी हैं उसका बहिष्कार किया गया था। और उन्होंने कहा था गांधी जी ने कि असहयोग आंदोलन जो है वो मुख्य उद्देश्य जो हमारी जो सरकार है यानी कि जो उपनिवेशी शासन है उससे मुक्ति चाहते हैं। उनको हमें किसी चीज़ के लिए उनको सपोर्ट नहीं करना है, उनको सहयोग नहीं देना है। तो वो था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत में विभिन्न तरह के आंदोलन हुए हैं उनमें महिलाएं जो हैं वो किस तरह से बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। तो गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। यानी कि जब गांधी जी ने सत्याग्रह उसके बाद आंदोलन करने शुरू किए तो जो महिलाएं थी उन्होंने भी हर आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की गई। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने 1920 में सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की। 1942 के आंदोलन में उषा मेहता ने गुप्त रेडियो का संचालन कर आंदोलनकारियों का मार्गदर्शन किया। देखिए 1942 में उषा मेहता जो थी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और उन्होंने एक ऐसे रेडियो का संचालन किया जो गुप्त तरीके से काम करेगा। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने इस आंदोलन को अच्छे से चलाया था। तो महिलाओं ने पूरी भागीदारी निभाई और अपना जो रोल है अच्छे से प्ले किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैंने 2-4 महिलाओं के नाम लिए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन महिलाओं की बात नहीं हो रही। या जो आम तबके की महिलाएं हैं जो फेमस नहीं हुई, जिनका इतिहास में नाम नहीं है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो हर तबके की महिलाओं ने इन राष्ट्रीय आंदोलनों में भूमिका निभाई थी। अब अगला जो प्रश्न है वो है पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी पूना समझौता के बारे में हमें बताना है।
पूना पैक्ट यानी पूना समझौता जो है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो हैं वो पुणे की यरवदा जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर वो उनको रखा गया था। तो वहाँ पर अंबेडकर जी उनसे मिलने गए थे और 24 सितंबर 1932 को उनके बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते को अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक एक रूप देने की कोशिश की, और लेकिन इस समझौते के ज़रिए गांधी जी जो हैं वो अलग निर्वाचन की बात का मना कर रहे थे। जैसे दलित की जो अलग निर्वाचन की बात है, अंबेडकर जी चाहते थे कि उनको मिले, लेकिन जो गांधी जी हैं वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे राष्ट्र जो है वो बट जाएगा, जात पात के नाम पर बट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दलितों के लिए जो उनकी आरक्षित सीटें हैं उनको बढ़ा दिया। अलग निर्वाचन मंडल की जगह उन्होंने उनकी प्रांतीय विधानमंडलों में जो संख्या थी उसको बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया, और केंद्रीय विधायिका में उनकी जो सीटें हैं उनको 18% तक बढ़ा दिया। तो ये काम गांधी जी ने किया और इसे कहा जाता है पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन जो है वो 1927 में बनाया जा रहा था और 1928 में भारत आया था। तो ये जो साइमन कमीशन है इसमें ये देखा गया था कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लायक है या नहीं है। तो ये बात कही गई थी कि इसमें हम भारतीयों को शामिल करेंगे। लेकिन जब ये भारत आया तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये सारे के सारे जो वाइट पीपल हैं, यानी कि जो श्वेत लोग हैं, यानी कि अंग्रेज़, उन्हीं का कानून कहा गया और श्वेत कानून कहा गया, यानी कि गोरे लोगों का कानून है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो इस आयोग में, यानी कि साइमन कमीशन में, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत के जो लोग थे इस आयोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन्होंने इसका विरोध किया। कांग्रेस के 1927 के मद्रास के अधिवेशन में साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, कि यानी कि हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं किसका? साइमन आयोग का। भारत के शासन के संबंध में निर्णयों का हक विदेशियों द्वारा लिया जाना था, जिससे लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। यानी कि जितने भी निर्णय हैं वो विदेशी लेंगे। भारत पे राज करने वाले विदेशी और भारतीयों का निर्णय कौन लेगा? विदेशी। तो ये चीज़ स्वीकार करने योग्य नहीं थी भारतीय लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। और यही साइमन कमीशन का जब लोग विरोध कर रहे थे तो भगत सिंह और लाला लाजपत राय सब जो है वो विरोध कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कि लाला लाजपत राय जी की अत्यधिक लाठीचार्ज होने से कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न हो चुके हैं, और अब यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सत्याग्रह के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की गई है कि सत्याग्रह क्या होता है, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए या हिंसा नहीं करनी चाहिए, अंग्रेज़ के युद्ध के देवता थे, उनकी उपासना करते थे। तो इस तरह की बातें जो है वो इसमें कही गई हैं। तो चलिए हम इसके जो 4 प्रश्न दिए हुए हैं पहले उसको हम हल कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य जमा आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, आगे बढ़ना, उसके लिए सत्य के लिए आह्वान करना, सत्य की शुरुआत करना और सत्य के साथ ही जीना, अपने अधिकारों के लिए आगे आना। आत्मा का मूल क्या है? सत्य ही आत्मा का मूल है। युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? युद्ध के देवता की उपासना अंग्रेज करते हैं, क्योंकि वो युद्ध करते हैं, युद्ध चाहते हैं। उपयुक्त गद्यांश का अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सार हमें लिखना है कि मतलब किस पैराग्राफ में क्या निचोड़ है, क्या बात कही गई है। तो सत्याग्रह में सत्य है, प्रेम है, अहिंसा का सार होता है। सत्याग्रह आत्मबल है, ना कि शारीरिक बल। यानी कि आप शरीर से स्ट्रांग है तो उससे आप सत्याग्रह को नहीं पा सकते। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो आप सत्याग्रह के मार्ग पर ज़रूर चल सकते हैं। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर जो हमारे ये जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है, और हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं जो कि 3 और 5 नंबर के हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुँचाएं और मेरे चैनल एडुकलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।